नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 27 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं? सत्य के प्रयोग, गीतांजलि, घरे बैरे, सोनार तोरी। सत्य के प्रयोग अगर हम कृति की बात करें तो ये महात्मा गांधी की है। इसके विपरीत गीतांजलि, घरे बैरे और सोनार तोरी ये तीनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं। इस आधार पर 2, 3, 4 सही है, यानी आपका उत्तर हो जाता है बी, केवल 2, 3 और 4। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कोलकाता में संचालित होने वाला एक संग्रहालय है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं जो बंगाल की कला से संबंधित हैं, उसको बंद किया जा रहा है। और ये जो संग्रहालय है इसका नाम भी घरे बैरे है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रमुख कृति भी है। आज के अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अधिनियमन के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है, न कि 26 जनवरी को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इसके विपरीत अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस आधार पर पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल संविधान दिवस मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। तो यह अधिसूचना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में जारी की, जिसके आधार पर नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों के संबंध में जो जागरूकता और इसकी जो जानकारी है वो बढ़ावा देना सरकार का एक प्रयास था। तो ये 2015 में अधिसूचित किया गया था, इसीलिए दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो आंसर आपका बी, केवल 2 सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने न्यायाधीशों के ऊपर जो बढ़ने वाले हमले हैं उन पर एक चिंता व्यक्त की है, और इसके आधार पर उनका मानना है कि भारत में न्यायपालिका की जो स्थिति है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत करने के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से गलत हैं? आपको गलत कथन बताना है। पहला, इसे देश के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के विरुद्ध स्वीकृत किया जा सकता है। ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत करने के अधिकार हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, जो भी सैन्य अदालतों के अलग अलग निर्णय होते हैं उनको इससे अलग रखा गया है, यानी जो किसी भी यहाँ पर कोर्ट या ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है तो पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि सैन्य अदालत के जो निर्णय हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। इस आधार पर पहला विकल्प गलत है। दूसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और इस पर अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, यह विवेकाधीन शक्ति है, यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है, इस पर किसी तरह से एक अधिकार के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर निर्णय करता है कि विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत करनी है या नहीं करनी है। इस आधार पर दूसरा विकल्प सही है। तीसरा, यह संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों पर लागू होता है। तो ध्यान रखें, तीनों पर यह लागू होता है, इसीलिए तीसरा कथन भी सही है। आपको गलत कथन बताना है तो केवल पहला गलत है। इस आधार पर आपका उत्तर हो जाता है ए, केवल एक गलत है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान में लंबित मामले हैं उनके भार को कम करने के लिए वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने एक सुझाव को आगे बढ़ाया है जो आज से 11 वर्ष पहले भी दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के 4 अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किए जाएं और इन राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। इससे सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामले लंबित हैं उनका जो भार है वो काफी हद तक कम होगा। और माना गया है कि इस प्रकार के जो राष्ट्रीय न्यायालय हैं वहां पर जितने भी विवाह के संबंध में विवाद हैं, कोई भी किराए को लेकर कोई केस किया गया है उसके संबंध में है, तो इस तरह के जो प्रमुख मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस के भार को बढ़ाते हैं, लंबित मामले अधिक कर देते हैं, उस भार को कम करेंगे। इसी संबंध में अटॉर्नी जनरल के द्वारा
पुनः एक तरह से सुझाव को आगे बढ़ाया गया है। आज के अपने हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक भाग में आपको द्वीप समूह दिए गए हैं और दूसरे भाग में आपको विवाद दिए गए हैं कि द्वीप समूह को लेकर किन किन देशों के बीच में विवाद है। पहला द्वीप समूह है कुरिल, इसे क्यूराइल भी कभी कभी कहा जाता है। यह विवाद जापान और रूस के बीच में है, बिल्कुल सही है। दूसरा सेंकाकू, यह विवाद चीन और जापान के बीच में है, यह भी सही है। दोकडो, ये द्वीप समूह विवादित है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो तीनों द्वीप समूह और विवाद के जो मिलान है बिल्कुल सही है। इसी आधार पर आपका आंसर हो जाता है डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को समझने में मानचित्र का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी आधार पर हम एक मानचित्र के माध्यम से भी इस विवाद को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पहला विवाद देखें तो ये कुरिल द्वीप के संबंध में है। जहां तक हम रूस की बात करें तो रूस इसे दक्षिणी क्यूरिल द्वीप कहता है, जबकि अगर हम जापान की बात करें तो जापान इसको उत्तरी क्षेत्र बोलता है, क्योंकि ये जापान का सबसे उत्तरी प्रमुख द्वीप है जिसको हम कहते हैं होक्काइडो। तो होक्काइडो के आगे का जो भाग है जापान इसको उत्तरी क्षेत्र बोलता है, जबकि रूस के द्वारा इसको दक्षिणी कुरिल द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र रूस और जापान के बीच में विवादित है। दूसरा विवाद अगर हम देखें तो दोकडो द्वीप के रूप में, जिसे जापान में दोकडो कहा जाता है, लेकिन अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो वहां पर इसे ताकेशिमा कहा जाता है। तो ये दक्षिण कोरिया और एक तरह से जापान के बीच में विवादित है। तीसरा अगर हम देखें तो सेंकाकू द्वीप का जो नाम है वो चीन और ताइवान के संदर्भ में लिया जाता है, यानी चीन के द्वारा इस क्षेत्र को सेंकाकू द्वीप कहा जाता है, जबकि जापान के द्वारा इसको दयायु द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्तमान में चीन और जापान के बीच में विवादित है। तो तीन बड़े क्षेत्र हैं जो वर्तमान में यहाँ पर जापान के लिए विवादित हैं। एक रूस के साथ में, एक क्षेत्र आपका दक्षिण कोरिया के साथ में, और तीसरा जापान का जो विवाद है किसी द्वीप समूह को लेकर वो प्रमुख रूप से चीन के साथ में है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जापान के द्वारा अपनी वायु और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त रक्षा व्यय को किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 6.8 अरब डॉलर जापान खर्च करेगा, और प्रमुख रूप से जापान जो खतरा महसूस कर रहा है वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस से। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज का प्रश्न हमने 2021 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के रूप में लिया है। प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से जुड़ा है, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद है। तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन की अगर हम बात करें, यह रचना मोहनदास करमचंद गांधी की है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है सी। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और आज हम श्रीलंका के संविधान में जो 13वां संशोधन है उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस 13वें संशोधन को अगर श्रीलंका में लागू किया जाता है तो तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उनको लेकर एक बड़ा जो विवाद है उसके समाप्त होने की संभावना है। इसके संबंध में श्रीलंका में तमिल लोगों के जो प्रमुख एक नेता हैं और जो प्रमुख पार्टी भी है तमिल अधिकारों के लिए काम करने वाली, तमिल नेशनल अलायंस, उनके नेताओं ने 13वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की एक बात कही है। इसी संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका इन अलग अलग 9 प्रांतों से बना हुआ है, जहां पर प्रमुख रूप से विवाद की जो स्थिति है वो उत्तरी प्रांत और पूर्वी प्रांत को लेकर है। क्योंकि आप ध्यान रखें, इन दोनों ही प्रांतों में जनसंख्या में जो बहुसंख्यक एक तरह से भाग है वो तमिल आबादी है, और अपने अधिकारों को लेकर लंबे समय तक लिट्टे संगठन के माध्यम से इनका संघर्ष भी रहा है, जिसको 2009 में श्रीलंका की सेना के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। और उसी के बाद से तमिल क्षेत्रों में प्रमुख रूप से सुधार के लिए बात चल रही है। इसके लिए जो प्रमुख आधार है वो 13वां संविधान संशोधन माना जाता है, जो श्रीलंका के संविधान में किया गया था। इसी संशोधन को तमिल अधिकारों के लिए काफी बड़ा आधार माना जाता है। इस संशोधन की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से उद्देश्य यह था कि जो भी 9 अलग अलग प्रांत हैं श्रीलंका में, वहां पर प्रांतीय परिषद बनाई जाए और कुछ शक्तियां उनको देकर उनका कार्य है वो करने की छूट इन प्रांतीय परिषदों को दी जाए। यानी केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है उसका नियंत्रण जो प्रांतों पर है वो कुछ शक्तियों को देकर कम किया जाए। इस तरह की जो बात है वो 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। आप ध्यान रखें, 1987 में 13वां संविधान संशोधन श्रीलंका के संविधान में जब किया गया, इसका बड़ा एक कारण था भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ समझौता, जिस पर उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तात्कालिक राष्ट्रपति जे
JR जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। भारत श्रीलंका समझौते के माध्यम से एक बात ये स्पष्ट की गई थी कि तमिल लोगों के जो अधिकार हैं उसको देने के लिए बड़ा कार्य किया जाएगा, और इसी प्रक्रिया में श्रीलंका के संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया गया। क्योंकि आप ध्यान रखें, इसी अगर हम 1987 के समय का देखें तो भारतीय सेना का एक तरह से श्रीलंका में हस्तक्षेप हुआ था, जहां पर हमारी शांति सेना वहां गई थी। जो तमिल अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है लिट्टे, उसके और जो श्रीलंका सरकार के बीच में जो संघर्ष था, वहां पर एक तरह से एक सैन्य मदद देने के लिए श्रीलंका सरकार को तो कोशिश ये थी कि जो गृह युद्ध जैसी स्थिति श्रीलंका में बन रही थी, तो सिंघली जो वहां पर एक बहुसंख्यक वर्ग है, और तमिल लोगों की अगर हम बात करें जो उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के जो प्रांत है वहां पर प्रमुख रूप से जनसंख्या का भाग बनाते हैं। तो इन लोगों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति थी वो गृह युद्ध जैसी स्थिति में बदल रही थी। तो भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद जो ये भारत श्रीलंका समझौता हुआ, जिससे उत्तरी और पूर्वी जो प्रांत है श्रीलंका का, वहां पर तमिल लोगों को भी अधिकार मिलेंगे। यह संविधान संशोधन प्रमुख रूप से इसी से संबंधित है। और इस संघर्ष में जिस तरह से आगे चलकर 2009 में लिट्टे का सफाया हुआ और श्रीलंका सरकार पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया, उसके बाद 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो कमजोर हुई। वर्तमान में श्रीलंका में सत्ता के केंद्र में स्थित राजपक्षे अगर बंधुओं की बात करें, जिसमें से गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा 13वें संशोधन को प्रमुख रूप से लागू करने के लिए हमेशा अपनी तरफ से एक स्वीकारोक्ति दी गई है, लेकिन इसके सही रूप में लागू होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से नहीं हो पाई हैं। और भारत इसको लेकर हमेशा श्रीलंका पर एक दबाव बनाता है कि वो इसको सही रूप में लागू करे, क्योंकि अगर प्रांतीय परिषदें बनेंगी तो इससे जो सिंघली बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, यानी अगर उत्तरी और पूर्वी हम प्रांत को छोड़ें तो अन्य क्षेत्रों में जो सिंघली बहुसंख्यक क्षेत्र हैं वहां पर भी एक तरह से जो अधिकार हैं वो प्रांतीय क्षेत्रों को मिलेंगे अपने स्वशासन के लिए। तो सत्ता में एक तरह से बंटवारे की जो स्थिति है उसको वहां पर किया जा सकता है। इस संशोधन के माध्यम से प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे जो विषय हैं वो प्रांतीय प्रशासन को सौंपे जाने हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो वित्तीय शक्तियां हैं उन पर एक तरह से अधिकार यहां पर नहीं दिया गया है। और राष्ट्रपति को जिस तरह की शक्तियां बड़े पैमाने पर दी गई हैं, प्रांतीय प्रशासन को जो अधिकार हैं वो पूर्ण रूप में नहीं मिल पाए हैं। इसमें सबसे बड़े जो विवाद है वो पुलिस शक्तियां और भूमि से संबंधित जो प्रावधान है, जो आज भी कह सकते हैं प्रमुख रूप से जब प्रांतीय परिषद बनी है वहां पर लागू नहीं है। 13वें संविधान संशोधन को सही रूप में अगर हम उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के भाग में देखें तो वो लागू नहीं हो पाया। यह अलग बात है कि इसके संबंध में प्रारंभ में ही चुनाव हुए, लेकिन 1990 से लेकर 2008 के बीच में प्रमुख रूप से उत्तरी और जो पूर्वी प्रांत हैं वो एकीकृत रूप में काम कर रहे थे। 2007 में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद श्रीलंका में इन दोनों प्रांतों को अलग किया गया, यानी दोनों की अलग अलग प्रांतीय परिषद होगी, जिसमें अगर हम देखें तो जो पूर्वी प्रांत है उसके चुनाव तो 2008 में अवश्य हुए, लेकिन उत्तरी जो प्रांत है जहां पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें जो तमिल लोगों का प्रमुख वहां पर क्षेत्र था, जहां पर लिट्टे ने प्रमुख रूप से संघर्ष किया, वहां पर अभी भी प्रांतीय परिषद के कोई चुनाव नहीं हुए हैं। इसी कारण से वर्तमान में जो तमिल प्रमुख वहां के नेता हैं वो भारत और साथ साथ अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि उनके द्वारा 13वें संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको करने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया जाए। वर्तमान अगर हम श्रीलंका सरकार की बात करें तो उनके जो मंत्रियों के बयान हैं वो प्रमुख रूप से इस संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया में नहीं है। 13वें संविधान संशोधन को लागू करने में सबसे बड़ा विवाद यह है कि जब भी इस संशोधन को लागू करने की प्रक्रियाएं होती हैं तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से सिंघली बहुल जनसंख्या है श्रीलंका में वो इसका विरोध करती है। उनका कहना है कि तमिल लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में। इसके विपरीत अगर हम बात करें जब तमिल संगठनों की, तो उनके द्वारा भी कहा जाता है कि 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो कम है। इसी कारण से यह संशोधन अपने पूर्ण प्रक्रिया में आज भी नहीं आ पाया, लेकिन तमिल लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने और सिंघली और तमिलों के बीच में प्रमुख रूप से श्रीलंका में एक सद्भाव की स्थिति बनी रहे, इसके लिए इस संशोधन का श्रीलंका में लागू होना काफी आवश्यक है। और भारत अगर श्रीलंका पर इसका एक दबाव बनाता है, इसका एक बड़ा कारण यही है कि तमिल लोगों के अधिकारों और उनके पुनर्वास को लेकर, उनके आर्थिक विकास को लेकर, उनके सामाजिक प्रमुख जो अधिकार हैं उनको लेकर भारत हमेशा उनका समर्थन करता रहा है। इसी कारण से श्रीलंका सरकार से भारत
भारत सरकार की एक आशा है कि वो इस संविधान संशोधन को लागू करके तमिलों के अधिकारों को प्रमुख रूप से श्रीलंका में प्रदान करेंगे। ये हमारा 27 नवंबर 2021 का दैनिक क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।